नमस्ते, मैं हूं गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस VAV यानी वेरिएबल एयर वॉल्यूम के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल के जो स्पॉन्सर्स है, जिन्होंने ज्वाइन बटन के थ्रू चैनल को स्पॉन्सर किया है, उन सबको मैं थैंक्स कहना चाहता हूं। उनमें सबसे पहला नाम है मिस्टर मैथ्यू अब्राहम, दूसरा नाम है मिस्टर अजित गुप्ता, तीसरा नाम है मिस्टर सुरेंद्र बाघेल और चौथा नाम है महेश कुमार। थैंक यू आप सबको चैनल को ज्वाइन करने के लिए। अभी आप स्क्रीन पे वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम का डायग्राम देख सकते हो। तो बेसिकली वेरिएबल एयर वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि एयर कंडीशनिंग रूम होती है तो वहां पे हमें टेम्परेचर कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम में टेम्परेचर कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पूरा जो टेम्परेचर सेट होता है वो सेंट्रलाइज होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो जोन होते हैं, इंडिविजुअल जोन, अलग अलग जोन होते हैं अलग अलग हीट लोड के हिसाब से, तो उस जोन में जो है हम हवा का फ्लो कम या ज्यादा करते हैं। और हवा का फ्लो कम या ज्यादा करने के लिए जो वेरिएबल एयर वॉल्यूम जो बॉक्सेस होते हैं या VAV बॉक्स कहते हैं, वो बॉक्स डक्ट के आउटलेट में लगाए जाते हैं। तो सप्लायर की जो ब्रांच होती है, उस ब्रांच के आउटलेट में हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सप्लायर डक्ट है ब्लू वाला, इसमें ब्रांच है और इस ब्रांच में ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट इज VAV बॉक्स। तो ये जो बॉक्स है एक टाइप का डैम्पर ही होता है। पहले जमाने में नॉर्मल डैम्पर लगाते थे, मैनुअल डैम्पर, जिससे हम मैन्युअली फ्लो को एडजस्ट करते थे। लेकिन ये जो है ऑटोमेटिक डैम्पर होता है, जो टेम्परेचर को सेंस करता है। यहाँ पे थर्मोस्टेट्स वगैरह लगे होते हैं और टेम्परेचर को सेंस करके जितनी जरूरत है उतनी हवा वहां पे उसमें दी जाती है। और इस तरीके से टेम्परेचर कंट्रोल करने का जो काम है उसको किया जाता है हवा के फ्लो को कम या ज्यादा करके। तो उसी को बेसिकली VAV बॉक्स कहते हैं या फिर VAV कहते हैं। तो VAV सिस्टम को समझने से पहले हम जो टोटल एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको समझ लेंगे और उसके बाद में हम VAV सिस्टम की ओर आएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो ये जो ब्लू कलर में दैट इज सप्लायर डक्ट, यहाँ पे एयर हैंडलिंग यूनिट है। रेड कलर में जो है दैट इज रिटर्न एयर डक्ट। ओके, ये जो ब्लू कलर में सप्लायर की ब्रांचिंग है। ओके, रेड कलर में जो रिटर्न एयर की ब्रांच है, ये फिर सप्लायर की ब्रांच है। मेन डक्ट ए है और इसमें ब्रांच निकली है, ये फिर रिटर्न एयर की ब्रांच है। ए VAV बॉक्स है, यहाँ पे एक VAV बॉक्स है। ये रिटर्न एयर ग्रिल हम कह सकते हैं। ये जो राउंड शेप में दिख रहा है, ये सप्लायर डिफ्यूजर है, ये रिटर्न एयर डिफ्यूजर है, ये फिर सप्लायर डिफ्यूजर है, ये रिटर्न एयर डिफ्यूजर है। ये अलग रूम है और एक अलग AC रूम है। तो शुरुआत करेंगे हम एयर हैंडलिंग यूनिट से। तो होता क्या है, एयर हैंडलिंग यूनिट है, इसमें ये जो है ना, ब्लोअर है, एक कूलिंग कॉइल है, ओके, फ्रेशर डैम्पर है और यहाँ से रिटर्न एयर डक्ट से रिटर्न एयर आती है। तो ये मिक्सिंग चेंबर हो गया। ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ दैट इज अ मिक्सिंग चेंबर। तो यहाँ पे रिटर्न एयर आती है, थोड़ी सी फ्रेशर आती है। फ्रेशर की क्वांटिटी डिजाइन के ऊपर डिपेंड होती है, शायद वो 5%, 10%, 15%, 20% हो सकती है। तो वो जो परसेंटेज है फ्रेशर का यहाँ से लिया जाता है या फिर उसको हम आउटसाइड एयर भी कहते हैं। तो ये इस डैम्पर के द्वारा हम आउटसाइड एयर लेते हैं। समझो हमने 10% आउटसाइड एयर ली, ओके, तो 10% आउटसाइड एयर यहाँ से आएगी, 90% हम क्या करेंगे, रिटर्न एयर लेंगे। इस मिक्सिंग चेंबर में 10% आउटसाइड एयर या फ्रेश एयर और 90% रिटर्न एयर मिक्स हो जाएगी। बाद में कूलिंग कॉइल के ऊपर पास होगी। कूलिंग कॉइल ये जो है एक कूलिंग कॉइल है। तो कूलिंग कॉइल के ऊपर पास होने के बाद में वो हवा ठंडी हो जाएगी, ड्यूमिडिफाइड हो जाएगी, मतलब उसमें से मॉइस्चर निकाला जाएगा, उसकी ह्यूमिडिटी लेवल कम की जाएगी, RH, और फिर ये जो हवा है ब्लोअर द्वारा खींची जाएगी। ब्लोअर इसको सक करके इसको क्या करेगा, प्रेशराइज करेगा और फिर ये जो हवा है सप्लायर डक्ट में से पास होगी। ओके, अब मान लेंगे कि हर एक जो रूम है, यहाँ की कुछ रिक्वायरमेंट होती है CFM की। यहाँ पे समझो 1000 CFM की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे भी 1000 CFM की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो ब्लोअर है बेसिकली 2000 CFM हवा क्या करेगा, यहाँ से ब्लो करेगा। और अगर पूरी हवा की रिक्वायरमेंट है, मतलब टेम्परेचर काफी ज्यादा है, तो पूरी की पूरी हवा यहाँ से और यहाँ से क्या होगी, 1000 CFM यहाँ पे और समझो 1000 CFM यहाँ पे हवा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इस तरीके से सप्लायर डक्ट जो है, सप्लायर डक्ट में से इस ब्रांच में हवा आएगी, सप्लायर ब्रांच, फिर VAV बॉक्स के थ्रू ये हवा एंटर करेगी जो ठंडी हवा होगी। और फिर ये जो सेकेंड ब्रांच है, इसमें से यहाँ पे भी हवा पूरी आएगी और कूलिंग का काम शुरू करेगी। ओके, फिर क्या होगा, यही हवा रूम की हीट को एब्जॉर्ब करेगी। जो 1000 CFM हवा है, रूम की हवा को, रूम की हीट को एब्जॉर्ब करेगी और रूम की हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये रिटर्न एयर डिफ्यूजर है, यहाँ से होते हुए वापस हवा यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से होते हुए ये वापस यहाँ पे आएगी। कुछ परसेंट जो हम एग्जॉस्ट करते हैं, क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बाकी जो बदबू वगैरह होती है
उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ परसेंटेज जो हवा का, उसको मान लो 10% हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो एग्जॉस्ट डैम्पर है यहाँ से एग्जॉस्ट करेंगे, और बाकी जो हवा है, बाकी हवा फिर से मिक्सिंग चेम्बर में आएगी, और 10% फिर से हम क्या करेंगे, नई हवा लेंगे, और इस तरीके से साइकिल जो है चलते रहता है। तो इस तरीके से नॉर्मल एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है या एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो काम करते रहती है। अभी हम देखेंगे बिल्डिंग में वीएवी बॉक्स क्यों लगाए जाते हैं या फिर उसका काम क्या होता है। तो अगर हम पूरे बड़ी बिल्डिंग की बात करें तो बड़ी बिल्डिंग में क्या होता है, हर एक जगह पे हीट लोड डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने 2 रूम दिखाए हैं। तो यहाँ पे मान लो ये जो रूम है एयर कंडीशनिंग रूम, वो बिल्डिंग के बीचों बीच है, सेंटर में है, और ये रूम जो है मान लो कि बिल्डिंग के वेस्ट साइड में है। ओके, अब क्या होगा, जो बीच में रूम होता है बिल्डिंग के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादा करके जो सूरज से आने वाली गर्मी है वहां तक नहीं आती, जिसको हम ट्रांसमिशन हीट बोलते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंचती है। तो जो सेंटराइज बिल्डिंग के सेंटराइज लोकेशन पे जो भी कमरे होते हैं वहां पे जो ज्यादा करके हीट लोड होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ जो लोग वहां पे काम करते हैं या फिर इंटरनल लोड जो होता है, कंप्यूटर्स होंगे या लाइट्स होंगे, उसकी वजह से हीट लोड होता है, और वो मोस्ट ऑफ ज्यादा करके वो स्टेडी हो सकता है। ओके, अगर आदमी कम ज्यादा होते हैं तो यहाँ का हीट लोड भी कम ज्यादा हो जाएगा। अदरवाइज अगर वहां पे लोग कांस्टेंट है तो हीट लोड भी क्या होगा, वहां पे कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर हम जो बिल्डिंग के किनारे किनारे में कमरे होते हैं, कोई ईस्ट साइड में होता है, कोई वेस्ट साइड में होता है, तो वहां का हीट लोड पैटर्न जो है ना वो चेंज होते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई रूम अगर ईस्ट में है तो सुबह के वक्त में वहां पे हीट लोड ज्यादा होगा, तो वहां पे हवा ज्यादा जानी चाहिए। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि ये जो सेकेंड वाला रूम है ये वेस्ट साइड में है, तो दोपहर को 3 या 4 बजे के बाद में इस कमरे में हीट जो है, सनगेन हीट ज्यादा आएगी, सूरज से हीट ज्यादा आएगी, दीवार से जो ट्रांसमिशन हीट है वो ज्यादा आएगी। ओके, तो ऐसे वक्त में यहाँ पे पूरे 1000 CFM हवा की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब समझो मान लो शाम के 4 बजे है, तो 4 बजे क्या होगा, यहाँ पे जो है वीएवी बॉक्स यहाँ का टेम्परेचर सेंस करेगा। ऑब्वियसली यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि शाम के टाइम में जो सन है वो वेस्ट साइड में चले जाएगा, तो वहां पे जो डायरेक्ट सनराइज है उस यहाँ पे आएगी, जोन के ऊपर आएगी, और जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो यहाँ का जो वीएवी बॉक्स है वो फुल खुलेगा और पूरा जो 1000 CFM है वहां पे हवा मिलेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्मी वहां से निकाली जा सके। सेम टाइम बिल्डिंग का जो कोर सेक्शन होता है, बिल्डिंग का जो बीच का हिस्सा होता है, वहां पे सनगेन हीट नहीं आ रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो शायद यहाँ पे 1000 CFM की जरूरत ना हो, तो यहाँ पे समझो हमें 700 CFM की जरूरत है। ओके, तो उस हिसाब से क्या होता है, उस हिसाब से ये जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट सिग्नल भेजता है वीएवी बॉक्स को, और वीएवी बॉक्स जो है वो क्लोजिंग कंडीशन में आता है, मतलब ये जो रास्ता है जहां से हवा आती है उसको हल्का सा बंद कर देता है। तो वहां पे 1000 CFM की जगह पे जो हवा है वो 700 CFM आती है, और इस तरीके से यहाँ पे जो हवा का फ्लो है वो हवा का फ्लो कम किया जा सकता है। तो जो बिल्डिंग्स होती है, बड़ी बिल्डिंग्स, वहां पे वेरिएबल लोड होता है, और वेरिएबल लोड को हैंडल करने के लिए और वहां पे पूरे बिल्डिंग में एक जैसा टेम्परेचर देने के लिए वीआईपी बॉक्स जो है वो ज्यादा काम में आते हैं। और इसके लिए अलग अलग जोन को डिसाइड करके अलग अलग जोन के हिसाब से वहां पे डक्ट की जो ब्रांच होती है, सप्लाई डक्ट की जो ब्रांच होती है, वहां पे वीएवी बॉक्सेस लगाए जाते हैं। वो वीएवी बॉक्सेस अपने आप एडजस्ट करते हैं हवा के फ्लो को, और पूरे बिल्डिंग में एक जैसा कंफर्ट टेम्परेचर देने की कोशिश करते हैं। अभी हम एग्जांपल की मदद से समझेंगे कि ये पूरा वीएवी सिस्टम काम कैसे करता है। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, समझो यहाँ पे वेस्ट रूम है और यहाँ पे वेस्ट साइड के रूम में टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे मान लो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। तो ये जो थर्मोस्टेट है ये 28 डिग्री सेल्सियस को सेंस करेगा, और फिर यहाँ पे आगे जाके ना एक्चुएटर्स होते हैं, मतलब ये जो वीएवी बॉक्स, मतलब उसमें एक डैम्पर होता है, और डैम्पर को चालू या बंद करने के लिए एक्चुएटर और मोटर होती है। तो थर्मोस्टेट जो है वो सिग्नल भेजता है एक्चुएटर को, और एक्चुएटर उस हिसाब से मोटर को सिग्नल देता है, और मोटर उस हिसाब से ये जो डैम्पर है उस डैम्पर को ओपन करती है। ओके, अब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है 28 डिग्री सेल्सियस, तो उसके हिसाब से समझो यहाँ पे 1000 CFM जो है हवा का फ्लो पूरा का पूरा आ रहा है। ओके, और अगर इस कमरे की बात करें तो यहाँ पे ये बिल्डिंग के कोर सेक्शन में है, बिल्डिंग के बीचों बीच है, तो यहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं है, तो यहाँ पे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कौन सेंस करेगा, थर्मोस्टेट सेंस करेगा। सेम थर्मोस्टेट सिग्नल भेजेगा, एक्चुएटर या फिर कंट्रोलर कहेंगे उसको सिग्नल भेजेगा, और वो एक्चुएटर फिर मोटर को सिग्नल देके उस हिसाब से इस वॉल को ओपन करेगा या उस डैम्पर को ओपन करेगा। तो यहाँ पे फुल डैम्पर ओपन होगा और
पूरी 1000 CFM हवा आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पार्शियली डैम्पर ओपन होगा और यहाँ पे जो हवा रिक्वायर्ड है, समझो मान लो यहाँ पे 700 CFM हवा की जरूरत है, तो 700 CFM के हिसाब से यहाँ पे हवा जो है डैम्पर खुलेगा और उतने CFM यहाँ पे भेजा जाएगा। ओके, और कुछ देर तक ये सिस्टम चलती रहेगी। समझो 1 या 2 घंटे के बाद में यहाँ का भी हीट लोड कम हो जाएगा, जैसे कि 6 बज गए, ओके, सूरज ढल गया, अब जो है यहाँ पे टेम्परेचर अचीव हो चुका रहेगा। ओके, यहाँ पे भी 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव हो गया है और यहाँ पे भी 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव हो गया है। अब टेम्परेचर अचीव होने के बाद में फिर से रोल आ जाता है थर्मोस्टेट का। थर्मोस्टेट इस टेम्परेचर को सेंस करेगा, ओके, सेंस करके यहाँ पे सिग्नल देगा एक्चुएटर को, ओके, और एक्चुएटर मोटर को सिग्नल देगा, और टेम्परेचर क्योंकि अचीव हो गया है तो ये जो डैम्पर्स है एक क्लोजिंग कंडीशन में आएंगे, मतलब हवा का फ्लो एकदम कम देंगे और मैक्सिमम हवा का फ्लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोक दिया जाएगा। ओके, तो मान लो अभी इस एग्जाम्पल में कि 100 CFM हवा यहाँ पे आ रही है, 1000 की कैपेसिटी है, लेकिन अभी सिर्फ कितनी आ रही है, 100 CFM हवा यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे टोटल डक्ट में जो है 2000 CFM हवा है, हवा का फ्लो है, उसमें से सिर्फ 100 CFM हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 100 CFM हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मतलब 1800 CFM हवा जो है इस डक्ट में है। अब वो पास होनी चाहिए रूम के अंदर और वो पास होके वापस जानी चाहिए रिटर्न डक्ट के थ्रू, लेकिन जब ये पास नहीं हो रही है तो डक्ट के अंदर जो है प्रेशर क्रिएट होगा और उस प्रेशर को हम कहते हैं स्टैटिक प्रेशर। ओके, तो सप्लाई डक्ट में स्टैटिक प्रेशर बढ़ते जाएगा। ओके, जैसे स्टैटिक प्रेशर बढ़ते जाएगा वैसे यहाँ पे ना सप्लाई डक्ट में एक स्टैटिक प्रेशर सेंसर होता है, सप्लाई डक्ट में लगाते हैं स्टैटिक प्रेशर सेंसर, और वो जो प्रेशर है उसको सेंस करते जाएगा और सेंस करके ये जो ब्लोअर की मोटर होती है वो उस मोटर में लगा होता है VFD। व्हाट इज VFD? VFD इज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो स्टैटिक प्रेशर सेंसर जो है वो VFD के साथ में कनेक्टेड होता है, और स्टैटिक प्रेशर सेंसर जैसे जैसे डक्ट का प्रेशर बढ़ते जाएगा, सप्लाई डक्ट में हवा का प्रेशर बढ़ते जाएगा, वो सिग्नल देगा VFD को, और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो है वो अकॉर्डिंगली जो ब्लोअर मोटर होती है, AHO में जो मोटर होती है उस मोटर का स्पीड भी कम कर देगा। तो जो मोटर पहले 2000 CFM यहाँ पे सेंड कर रही थी, रिक्वायरमेंट 200 CFM की है, तो यहाँ पे फैन का स्पीड अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा, और जितनी जरूरत है 2000 की जगह पे अगर 200 CFM की जरूरत है तो सिर्फ उतनी ही स्पीड में मोटर चलेगी और उतनी हवा जो है इस डक्ट में जाएगी। तो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, ये जो ब्लोअर मोटर है, इस ब्लोअर मोटर का जो पावर है वो पावर यहाँ पे सेव हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने VFD लगाया, VFD RPM को कम कर रहा है, तो उस हिसाब से ब्लोअर मोटर का जो एनर्जी है वो एनर्जी भी यहाँ पे सेव होगी। तो ये सडनली नहीं होता, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि पहले वो 1000 CFM यहाँ पे हम भेज रहे थे और जब 100 CFM भेज रहे हैं तब जाके ब्लोअर स्पीड कम होता है, ऐसा नहीं होता। 1000 CFM की जगह पे जैसे जैसे ये डैम्पर क्लोज होते जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होते जाएगा, 28 का समझो 27 हो गया, तो VAV बॉक्स अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बंद हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया ना, हवा का फ्लो भी कम हो जाएगा। हवा का फ्लो यहाँ पे कम हो गया तो डक्ट में हवा का प्रेशर बढ़ेगा, जिसको हम स्टैटिक प्रेशर कहते हैं। उसी वक्त में स्टैटिक प्रेशर क्या करेगा, सेंसर उस प्रेशर को सेंस करेगा और उसी टाइम में VFD को सिग्नल देगा, और VFD उसी वक्त में धीरे धीरे ब्लोअर का स्पीड भी कम करते जाएगा। तो ये प्रोसेस ग्रेजुअल होता है, जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर जैसे जैसे कम होते गया वैसे वैसे ये VAV बॉक्स जो है क्लोज होते जाएगा, वैसे वैसे डक्ट का प्रेशर बढ़ते जाएगा, स्टैटिक प्रेशर सेंसर वैसे ही सेंस करते जाएगा, और अकॉर्डिंगली जो जो भी RPM है उस RPM को धीरे धीरे कम किया जाएगा, जिसके कारण पूरा जो ब्लोअर मोटर है उस ब्लोअर मोटर का स्पीड कम होते जाएगा और पावर सेव होती रहेगी। अभी हमारे एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पे जो है लोड कम होने के बाद में सिर्फ 100 CFM इतनी हवा अंदर आ रही है। ओके, अब ये जो सिस्टम है ये पहले 200 CFM यहाँ पे फ्लो हो रहा था, अब क्या हो रहा है, 100 CFM हवा जो है यहाँ पे आ रही है, 100 CFM हवा यहाँ पे आ रही है, तो रिटर्न एयर जो डिफ्यूजर है यहाँ से 100 CFM हवा आ रही है, और यहां से वापस जो है कुछ एग्जॉस्ट हो जाएगी उसमें से, और बाकी जो यहाँ पे 2000 CFM हवा आती थी तो 2000 की जगह पे अब क्या हो रही है, सिर्फ 200 CFM आ रही है हवा। ओके, तो जो कूलिंग कॉइल है, AHO कॉइल जो होती है, उसमें पहले तो 2000 CFM के हिसाब से जो है वाटर है या फिर रेफ्रिजरेंट है फ्लो हो रहा था, लेकिन अभी लोड कम हो गया तो
2000 सीएफएम की जगह पे सिर्फ 200 सीएफएम हवा आ रही है। अब कूलिंग कॉइल जो है उसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं है। ओके, तो यहां पे भी क्या होती है, कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम होती है जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लगी होती है, जो सेंस करती है कि एएचओ के ऊपर कितना लोड है, और उसके हिसाब से क्या हो जाता है, वो कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। और कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम में समझो, मान लो कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा प्लांट है, समझो 50 टन का है और उसके ऊपर का हवा का फ्लो कम हो गया, तो ए भी क्या करेगा, अपनी कैपेसिटी को कम कर देगा। 50 टन था तो इसमें कंप्रेसर अपनी कैपेसिटी को कम कर देगा, और जो भी रिक्वायर्ड कैपेसिटी है, समझो 15 टन की जरूरत है, तो जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो अपनी कैपेसिटी को कम कर देगा, और 50 टन की जगह पे सिर्फ 15 टन जो है, 15 टन की सिस्टम जो है वहां पे चलने लगेगी। तो वहां पे भी पावर सेव हो गया। जहां पे पूरा प्लांट आपका 50 टन कैपेसिटी में चल रहा था तो ज्यादा से ज्यादा पावर ले रहा था, वो जब 15 टन में आ गया तो वहां पे भी पावर सेव हो गई। तो वीएफडी वीएवी लगाने के बाद में पहले क्या हो जाता है, रूम के लोड को सेंस किया जाता है। जैसे रूम का लोड कम होगा वैसे हवा का फ्लो कम होगा। जैसे हवा का फ्लो कम पास होगा एएचओ के ऊपर, तो एएचओ के ऊपर कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम से जुड़े होते हैं, और कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम एंटायर जो प्लांट होता है, जो कूलिंग सिस्टम होती है, जो कंप्रेसर होता है, उसकी कैपेसिटी को कम कर देता है, जिससे कि ओवरऑल जो पावर है वो पावर सेव हो जाती है। फाइनली हम वीएवी बॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो वीएवी बॉक्स जो होते हैं उसका जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनलेट और आउटलेट जो है वो राउंड शेप में होते हैं, और इसकी जो साइज होती है वो 6 इंच से लेके 16 इंच तक वो साइज में मिलते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो सीएफएम में गिनी जाती है, और मैक्सिमम 1000 सीएफएम कैपेसिटी के जो वीएवी बॉक्सेस है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और वीएवी बॉक्सेस में ऑलरेडी अंदर से जो है एकॉस्टिक इंसुलेशन वगैरह किया होता है जो नॉइज और वाइब्रेशन को कम करने में हेल्प करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।